हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट इम्पोर्टर, यानी कि लेट द बायर बीवेयर। पिछली बार हमने बात की थी कि कुछ कंडीशन एंड कुछ वारंटीज एक्सप्रेसली होती है या तो फिर इम्प्लाइडली, जो बायर मान के चलता है। ठीक है, सेलर ना बताए तो भी बायर जो है मानकर चलता है। और वो जो कंडीशन एंड वारंटीज, कंडीशन अगर ब्रीच हो जाए तो बायर क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी कर सकता है, या तो फिर उसको डैमेजेस हुआ है उसके लिए क्लेम भी कर सकता है। अगर वारंटीज जो है वो ब्रीच हो जाए, ठीक है, तो बायर क्या कर सकता है, वो जो डैमेजेस हुए उसको उसके लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो रूल्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट इम्टर, यानी कि लेट द बायर बीवेयर। बायर जो परचेस करता है गुड्स, ठीक है, फिर भी खरीदनार यानी कि बायर जो है, ठीक है, उसको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ये रूल्स ये कहता है कि बायर जो है उसको गुड्स जो है वो चेक करके लेने चाहिए। ठीक है, ठीक तरह से उसको इंस्पेक्ट करके लेने चाहिए। ठीक है, सेलर जो है उसको राइट देता है कि बायर जब भी गुड्स परचेस करे, उसको वो राइट है कि वो जो गुड्स ले रहा है उसको सही से जांच करके ले। ठीक है, अगर उसमें एक बार उसने परचेस कर लिया, फिर अगर उसमें कोई भी कमी है, ठीक है, तो वो जो लॉस जो है, वो डैमेजेस जो वो गुड्स में हो रहा है, वो किसको करना पड़ेगा, वो बायर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो लेट द बायर बीवेयर, यानी कि बायर को जो है सावधान रहना चाहिए जब भी वो गुड्स परचेस करे। ठीक है, बट उसमें एक कई सारे जो है एक्सेप्शन भी है कि वहां पे अगर बायर जो है बीवेयर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर जो भी लॉस हो रहा है वो किसको कंज्यूम करना पड़ेगा, सेलर के पर। ठीक है, वो बायर पर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, यानी कि अगर जो है बायर गुड्स परचेस करता है, तब जो भी गुड्स परचेस करता है वो ऐसा एज्यूम करता है कि उसमें जो भी क्वालिटी है, ठीक है, जो भी क्वालिटी है, जो भी गुड्स है वो यूज करने लायक है। ठीक है, अगर कुछ उससे कुछ भी डैमेजेस होता है उसको, तो वो जो डैमेजेस हुआ है उसको, वो किसको ऊपर जाएगा, सेलर के ऊपर। ठीक है, तो फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, यानी कि अगर क्वालिटी जो है वो फिटनेस बेस हो, या तो फिर यूज करने से अगर कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ भी होता है तो वो जो डैमेजेस हुआ है वो सेलर के ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर आता है गुड्स परचेस अंडर ब्रांड नेम, यानी कि अगर बायर जो है वो क्या करता है, ब्रांड नेम के हिसाब से, ब्रांड जो है कंपनी की, वो देखकर अगर कोई परचेस करता है, तो अगर कोई भी डैमेजेस होता है तो वो बायर के पर नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई भी शैम्पू परचेस किया है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर या तो फिर क्लिनिक प्लस है, ठीक है, तो अगर वहां पे क्या होगा कि बायर को बीवेयर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड नेम के ऊपर क्या करता है, एक भरोसा करके परचेस कर रहा है। ठीक है, तब कंपनी ये नहीं कहती कि आप पहले यूज कीजिए, ठीक है, पहले यहाँ पे यूज कीजिए कि आपको कैसा रहता है, फिर लेके जाइए। ठीक है, फिर अगर उससे कोई डैमेजेस होता है तो वो कंपनी का फॉल्ट है, वो कंपनी पे क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स कहता है कि अगर बायर जो है ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम के हिसाब से अगर परचेस करता है, तो जो लॉस होता है वो किसको कंज्यूम करना पड़ेगा, सेलर को। ठीक है, फिर आता है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर सेलर ने डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है, अगर आप गुड्स परचेस करने गए हैं, ठीक है, तो वहां पे सेलर ने आपको बताया है कि ये जो गुड्स है इसमें ये सारी क्वालिटी है, इस तरह से आएगी प्रोडक्ट। ठीक है, उसने सारी डिस्क्रिप्शन करके आपको बताया है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो गुड्स जो है वो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना हो, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना हो, तो बायर को बीवेयर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो है अगर उससे कोई भी डैमेजेस होता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर जाएगा, सेलर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो गुड्स अगर सेलर ने सेल किया है एज अ डिस्क्रिप्शन,
तो वो किसके ऊपर जाएगा, उसका लॉस जो है, डैमेजेस है, वो सेलर के ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर आता है गुड्स सोल्ड बाय सैंपल, यानी कि सैंपल के हिसाब से अगर सेलर ने सेल किया है, ठीक है, पहले उसने बायर को सैंपल भेजा है, ठीक है, और सैंपल मिलने के बाद अगर बायर ऑर्डर दे, ठीक है, तो अगर वो जो गुड्स है सैंपल जैसा ना हो, ठीक है, तो वो बायर जो है उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड बाय सैंपल हो तो जो भी अगर डैमेजेस होता है तो वो सेलर के ऊपर जाएगा, वो बायर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी कर सकता है या तो फिर डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, फिर आता है गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसे गुड्स जो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेल किए जाते हैं। ठीक है, सैंपल भी दिखाया जाए और डिस्क्रिप्शन भी किया जाए, उस तरह से अगर सेल किया जाए, और बायर को अगर सैंपल के हिसाब से या तो फिर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो गुड्स ना लगे, ठीक है, तो बायर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच भी कर सकता है या तो फिर डैमेजेस जो उसको हुआ है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर, लेट द बायर बिहेव, इसके सारे एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर इस एक्सेप्शन में बायर को बीवेयर रहने की जरूरत नहीं है, वो सेलर के ऊपर क्लेम कर सकता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच कर सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक मेन टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑनर जो है, ठीक है, अब जो भी हमने बात की कि सेलर एंड बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बट सेलर कब गुड सेल कर पाएगा, जब वो उसका क्या होगा, ऑनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए या तो फिर लॉस्ट हो जाए या तो फिर गुड्स को अगर डैमेजेस हो जाए तो क्लेम कौन कर सकता है। ठीक है, क्लेम कौन कर सकता है, तो वो होता है ऑनर। ठीक है, ऑनर जो है वही जो है गुड्स के लिए क्लेम कर सकता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया या तो फिर डैमेजेस हुआ है, तो ऑनर के ऊपर से वर्ड आता है ऑनरशिप। ठीक है, गुड्स की ऑनरशिप अगर जिसके पास हो वही जो है गुड्स के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, it is a question of construction in each case at what stage the property shall pass and a question of fact whether that stage has been reached। यानी कि अब क्वेश्चन ये होता है कि कब ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होती है, किस स्टेज पे ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होती है, वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके पास गुड्स का पोजीशन हो बट उसकी ऑनरशिप नहीं होती है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट द स्टेज ऑफ प्रॉपर्टी सेल बी एंड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वेदर दैट स्टेज हैज बीन रीच, यानी कि कब जो है वो स्टेज आता है जब ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर। ठीक है, वो कौन सा स्टेज है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होता है कि जो भी गुड्स होते हैं, कई सारे टाइप्स हमने देखे गुड्स के। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है, एज सर्टेन गुड्स है, ठीक है, अन एज सर्टेन गुड्स है। ठीक है, उसके बेस ऊपर उसकी जो ऑनरशिप है, ठीक है, वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होती है। तो इसमें आपके कई सारे रूल्स हैं। तो व्हेन डज प्रॉपर्टी पास फ्रॉम द सेलर टू बायर। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑनरशिप। ऑनरशिप जो है कब ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर, तो फर्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की हमने बात की थी। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स यानी कि जो भी गुड्स सेलर एंड बायर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी गुड्स जो है आइडेंटिफाई किए जाए तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स का रूल्स है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक शोरूम में जाती हूँ, पहले भी हमने एग्जांपल लिया था कि मैंने अगर शोरूम में जाकर ये कहा कि मुझे सैमसंग J7 का मोबाइल चाहिए, ठीक है, और मैंने वो परचेस कर लिया वहां से। ठीक है, तो जब भी स्पेसिफिक गुड एसर्टेन गुड्स हो, ठीक है, जब भी वो आइडेंटिफाई करके लिया जाए, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी उसकी ऑनरशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ये इसका रूल्स है। स्पेसिफिक ऑन एज सर्टेन, स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स में
व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है। फिर इसमें दो कंडीशन आती है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, यानी कि स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एंड दूसरी कंडीशन है उसकी स्पेसिफिक गुड्स पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, यानी कि ऐसे गुड्स, फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स है उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज करनी थी, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि उसके पर कोई सारी प्रोग्रेस करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ सारी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क है या तो फिर कुछ भी उसको रिपेयरिंग है, ठीक है, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी अगर पूरी की जाए, सिर्फ डिलीवरी देने की बाकी हो तो वो किस स्टेट पे होगी, डिलीवरेबल स्टेट पे, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स है जो अभी उसकी जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो अभी बाकी है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। तो जब भी डिलीवरेबल स्टेट में अगर गुड्स होगा तो उसकी जो ऑनरशिप होगी वो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तब उसकी ऑनरशिप जो है सेलर टू बायर ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। और पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज अभी करने की बाकी है, तब क्या होगा, वो जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएगी, फिर वो जो है डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा। तब क्या होगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तब उसकी ऑनरशिप जो है ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स में क्या होगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड द ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर टू सेलर टू बायर, ठीक है। फिर आता है अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स को किसे कहा गया है कि जब भी सेलर एंड बायर के बीच गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब अगर गुड्स को आइडेंटिफाई किया ना जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या बनता है कि जब भी अनएसर्टेन को गुड्स को सेलर एंड बायर जब भी कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करे तब अगर उसे आइडेंटिफाई कर दे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब उसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अप्रूवल बेस का मतलब क्या होता है कि जब सेलर जो है बायर को ये कहे कि मैं तुम्हें ये गुड्स दे रहा हूं, अगर तुम्हें पसंद आए तो रखना वरना तो रिटर्न कर लेना, ठीक है। अब उस केस में क्या करना चाहिए, तब तो उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास रहेगी, ठीक है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इस तरह से अप्रूवल बेसिस पे अगर दिया जाए गुड्स तो उसकी ऑनरशिप जो है नॉर्मली जो है सेलर के पास ही रहती है, ठीक है। पर उसमें दो कंडीशन है, अगर जो है सेलर ये कह के गुड्स बेचे कि अगर 10 दिन में मुझे रिप्लाई करना कि तुम्हें ये गुड्स रखना है या नहीं रखना, अगर तुमने 10 दिन में मुझे रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो मैं ये मान लूंगा कि तुमने ये परचेज कर लिया, ठीक है। तब वो जो 10 दिन में अगर वो पर्सन जो है गुड्स को ना रिटर्न करे, ठीक है, कोई रिप्लाई ना दे, तो वो सेलर जो है वो मान लेता है कि बायर ने जो भी परचेस किया है, जो भी गुड्स परचेस किया है, वो जो है उसका ऑनर बन गया है, ठीक है। तो विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है, फिक्स टाइम में अगर कोई भी रिप्लाई ना आए या तो फिर रिटर्न की ना जाए वो गुड्स, तो सेलर क्या मान लेता है कि वो जो गुड्स है वो बायर जो है उसका ऑनर बन गया है, ठीक है। या तो फिर एक्ट द सेलर्स राइट इनकंसिस्टेंस, यानी कि कोई ऐसा एक्ट करे, बायर जो है कोई ऐसा एक्ट करे जो सेलर्स की राइट के इनकंसिस्टेंस हो, यानी कि बायर ने अप्रूवल बेस पे गुड्स सेल किया, ठीक है, सेलर ने जो है बायर को अप्रूवल बेस पे गुड्स सेल किया और बायर ने क्या किया, अभी उसको ऑनरशिप नहीं मिली है, फिर भी उसने क्या किया, वो जो गुड्स है किसी को सेल कर दिया, ठीक है, या तो फिर किसी को गिरवी दे दिया है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर बायर ऐसा कोई एक्ट करे जिससे जो सेलर की राइट के इनकंसिस्टेंस हो, तो जो भी है बायर जो है रिप्लाई ना करे, फिर भी जो ऑनरशिप है वो बायर की ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, अप्रूवल बेस में फिक्स टाइम एंड एक्ट द सेलर्स राइट इनकंसिस्टेंट। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल
यानी कि जब भी सेलर अपना जो राइट है, ठीक है, सेलर जो है अपना राइट जो है रिजर्व रखे, ठीक है, अपनी ऑनरशिप का राइट जो है रिजर्व रखे, तो उसे कहा जाता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। मान लीजिए कि ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ए क्या करता है, ठीक है, उसके जो भी एजेंट है, ठीक है, एजेंट या तो फिर जो भी कुरियर वाले हैं, ठीक है, उसको वो कहता है कि उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, ठीक है, और वो कहता है कि तुम जो है बी को तभी गुड्स देना जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करे। यानी कि जब भी बिल बी जो है वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर एक्सेप्ट करेगा तभी वो उसकी ऑनरशिप उसको मिलेगी, ठीक है। तो अगर ए इस तरह से राइट जो है रिजर्व रखे तो उसमें क्या होगा कि जब तक बी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मिल जाता तब तक वो गुड्स का ऑनर कौन रहेगा, सेलर ही रहेगा। फिर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बी अगर एक्सेप्ट कर ले तो उसकी ऑनरशिप किसको मिल जाएगी, बी को, ठीक है। तो ये सारे उसकी कंडीशन है। व्हेन डज प्रॉपर्टी पास फ्रॉम द सेलर टू बायर, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स में क्या होगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है। फिर डिलीवरेबल स्टेट एंड टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, उसमें क्या होगा कि जब भी डिलीवरेबल स्टेट में आएगा तब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अनसर्टेन गुड्स में क्या होगा, जब भी वो सर्टेन गुड्स बन जाता है, स्पेसिफिक गुड्स बन जाता है, तब उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, फिर उसमें कंडीशन है कि फिक्स टाइम में अगर रिटर्न ना करे या तो फिर कोई ऐसा एक्ट करे जो सेलर के राइट के इनकंसिस्टेंस हो तो वो जो है ऑनरशिप जो है बायर की मानी जाएगी। और रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि कोई सेलर जो है वो कोई कंडीशन रखे तभी वो कंडीशन फुलफिल हो तो ही वो बायर जो है उसकी ऑनरशिप उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे जो है उसकी रूल्स है, ठीक है। फिर आता है एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो है नो सेलर कैन गिवन टू द बायर ऑफ गुड्स एज अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेलर जो है उसके पास जैसा टाइटल है, ठीक है। सेलर क्या होता है, सेलर जो है वो गुड्स का ऑनर होता है, ठीक है। तो वो जो सेलर है गुड्स का, उसके पास जैसा टाइटल है, उसके पास जैसी ऑनरशिप है, उससे अच्छी ऑनरशिप वो किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। ये रूल्स ये कहता है, ठीक है, क्योंकि सेलर के पास जैसी ऑनरशिप है वो जो है वैसी ही ऑनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। बट उसमें एग्जेप्शन है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेलर ही ऐसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर कर सके, ठीक है। वैसे तो रूल्स ये कहता है कि गुड्स का जो ऑनर है, ठीक है, गुड्स का जो ऑनर है वही ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। बट उसमें एग्जेप्शन है कि कई ऐसे पर्सन भी है, कई ऐसे रूल्स भी है जहां पे जो पर्सन है वो ऑनर तो नहीं है बट उससे अच्छी ऑनरशिप वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसके एग्जेप्शन क्या है, तो फर्स्ट है सेल बाय एजेंट, ठीक है। सेल बाय एजेंट में क्या होता है कि एजेंट जो है वो गुड्स का ऑनर नहीं है, ठीक है, बट उसका जो प्रिंसिपल ने उसको राइट दे रखा है कि उसको जो है गुड्स सेल करना है, ठीक है। अब एजेंट तो है वो गुड्स का ऑनर नहीं है, फिर भी वो अगर किसी को जो है सेल करे, ठीक है, फिर भी वो अगर किसी को सेल करे और बायर जो है वो गुड फेथ में अगर उसको परचेज करता है तो बायर क्या बन जाएगा, उस गुड्स का ऑनर बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एजेंट जो है वो गुड्स का ऑनर तो था नहीं, ठीक है, फिर भी वो बायर को सेल करके उसको बेटर टाइटल दे सकता है, यानी कि गुड्स की ऑनरशिप जो है दे सकता है, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन रहेगी कि बायर ने जो है वो गुड फेथ में परचेस करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे अगर हम रूल्स देखें तो उसमें एक कंडीशन तो हमारी कॉमन रहेगी कि बायर को गुड फेथ में जो है परचेस करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ऑनर्स, ठीक है, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ऑनर्स, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि जिसकी ऑनरशिप जो है 3 से 4
यानी कि काफी सारे ऑनर्स की होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसकी ऑनरशिप एक से ज्यादा ऑनर्स के पास हो, तब क्या होगा कि अगर उसको गुड्स सेल करना है तो बाकी के सारे ऑनर्स से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर ऐसा केस हो, ठीक है, उसमें से कोई ऐसा ऑनर हो जो बाकी के ऑनर्स से ना परमिशन ले और डायरेक्टली अगर बायर को जो है बायर को अगर सेल कर दे, तो क्या होगा, वो अगर बायर ने गुड फेथ में परचेस किया है तो उसकी ऑनरशिप किसको मिल जाएगी, बायर को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गुड्स की ऑनरशिप ए, बी एंड सी के पास है, ठीक है। अब क्या करता है, ए जो है उस गुड्स को सोल्ड कर देता है डी को, ठीक है, बी और सी को बताए बिना। बी और सी की जो है वो परमिशन लेता नहीं, फिर भी वो गुड्स जो है डी जो है परचेस कर लेता है, क्योंकि डी को पता है कि इसकी ऑनरशिप इन तीनों के पास है, ठीक है। उसने गुड फेथ में ए से अगर परचेस किया है तो उसकी ऑनरशिप जो है वो डी के पास मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके पास बेटर टाइटल तो था नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऑनरशिप थी, इस गुड्स की ऑनरशिप जो थी तीनों के पास थी, ठीक है। फिर भी उसने अगर डी ने गुड फेथ में उसको अगर परचेस किया है तो वो जो है बायर उस गुड्स का ऑनर माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस गुड्स का ऑनर बना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने किसी के ऊपर गन रख के उसने उस गुड्स का पोजीशन लिया हो, ठीक है। अब वो जो पर्सन है उसका ऑनर तो नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर वो किसी को सेल करता है और बायर ने गुड फेथ में अगर उसको परचेस किया हो, तो वो जो बायर है उस गुड्स का ऑनर बनता है, ठीक है। फिर आता है सेल बाय अ वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूअस होल्ड द पोजेशन। यानी कि कोई ऐसा सेल जो ऑलरेडी सोल्ड तो हो चुका है, ठीक है, बट उसने सेलर को बायर को जो है उस गुड्स का पोजीशन नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी अगर वो सेल करता है, ठीक है, तो उसकी जो ऑनरशिप है वो बायर पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे बुक्स लेने गए, ठीक है, आपने बुक्स परचेस कर ली 100 रुपीज में, ठीक है, और आपने सेलर को ये कहा कि मैं अपना काम जो है बाजार का निपटा के आता हूँ, तब तक तुम ये बुक्स जो है यहाँ पे रखो, मैं रिटर्न जब भी आऊंगा तब वो बुक्स जो है वो लेके जाऊंगा, ठीक है। अब सेलर जो है उसने क्या किया, वो जो बुक्स है उसका पोजीशन अभी किसके पास है, सेलर के पास, ठीक है। ऑनरशिप किसके पास है, बायर के पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि सेलर के पास कोई और कस्टमर भी आता है, उसने उस जो है उस बुक को सिलेक्ट किया और उसने क्या कहा कि मुझे ये जो है बुक्स जो है मुझे दे दो, ठीक है। सेलर ने क्या किया, उस बुक्स को सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, उसका ऑनर कौन बना, अभी रिसेंटली जिसने बुक्स परचेस की वो, ठीक है, क्योंकि उस बायर ने तो गुड फेथ में जो है गुड्स परचेस किया, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि वो गुड्स जो है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बायर जो है गुड फेथ में परचेस करता है, ठीक है, तो उसकी ऑनरशिप किसके पास होगी, जो बायर परचेस करता है उसके पास, ठीक है। फिर आता है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि ए ने अपने जो भी एजेंट है या तो भी जो भी कुरियर वाला है, ठीक है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देकर उसने कहा था कि जब भी बी जो है वो उस जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर एक्सेप्ट करे तो ही उसे ऑनर जो है माना जाएगा, ठीक है। अब बी ने क्या किया कि उसके पास जब भी गुड्स आया तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक साइड रखा और जो गुड्स मिला उसने क्या किया, सी को ट्रांसफर कर दिया, सी को सेल कर दिया। अब क्या हुआ, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट तो किया नहीं है अभी तक, उसने देखा भी नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, सी को सेल कर दिया। अब सी ने क्या किया, उसको गुड फेथ में परचेस किया है, तो उसकी ऑनरशिप किसको मिल जाएगी, सी को, ठीक है। अब जो है बी जो है उसका ऑनर तो था नहीं, क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब तक वो एक्सेप्ट ना करे तब तक उसका ऑनर कौन था, ए, ठीक है। तो अगर इस तरह से ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी ऑनरशिप जो है सी को मिल सकती है, वो गुड फेथ में अगर परचेस करता है तो,
फिर आता है इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल मीन्स के बंधक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बायर जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी सेलर जो है वो एक्चुअली में तो उस गुड्स का ऑनर नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर वो जो असली ऑनर है गुड्स का उसकी प्रेजेंट में ये एक्ट करे कि वही वो गुड्स का ऑनर है, ठीक है, और इस तरह से सेल करता है, तो जिसने भी परचेस किया है वो बायर जो है गुड टाइटल ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है ए जो है और बी है, ठीक है, बी जो है कार सेल करता है, असल में जो बी है ए को कार सेल करता है, बट बी जो है वो कार का ऑनर नहीं है। एक्चुअली में कार का ऑनर कौन है? सी, ठीक है, कार का ऑनर कौन है? सी। अब सी की मौजूदगी में अगर बी कोई ऐसा रिएक्ट करे, ठीक है, बी कहता है कि मैं ये कार सेल करना चाहता हूँ, ये कार मेरी है, तुम मुझे 1 लाख रुपीज दो, मैं तुम्हें ये कार दे दूंगा, ठीक है। अब सी की मौजूदगी में अगर बी कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगे ए को, जिससे बायर को ये लगे कि वही इस गुड्स का ऑनर है, तो अगर ए इसी कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करता है, ठीक है, इसी गुड्स को परचेस करता है, तो उसको गुड टाइटल मिल सकता है, ठीक है, उसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, ठीक है। तो बायर जो है वो तो गुड फेथ में परचेस करता है, ठीक है, बट सेलर जो खुद जो है गुड्स का ऑनर नहीं है, फिर भी उसका कोई एक्ट ऐसा लगे कि वो जो है वही उस गुड्स का ऑनर है, तो उसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, ठीक है। सेल बाय अनपेड सेलर, सेल बाय अनपेड सेलर यानी कि सेलर ने कई बार कहा हो बायर को कि तुम मुझे पैसे दो पैसे दो, उसने गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, फिर भी उसने पैसे नहीं दिए है सेलर के कई बार कहने के बावजूद भी, ठीक है, फिर सेलर को राइट है कि वो जो गुड्स है कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो किसी और को सेल कर सकता है, ठीक है, गुड टाइटल उसको दे सकता है, ठीक है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। प्रोविजन फॉर अदर एक्ट यानी कि जो भी प्रोविजन है हमारी एक्ट के, कई सारे जो प्रोविजन है, मान लीजिए कि किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया है और लिक्विडेटर को राइट है, ठीक है, लिक्विडेटर को राइट है कि कंपनी की सारी जो एसेट है वो सेल करनी है और जो उसके जो डेब्ट है उसको पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिक्विडेटर किसी से ट्रांजेक्शन करता है तो वो किसी को गुड टाइटल दे सकता है, जबकि लिक्विडेटर जो है उस गुड का ऑनर तो नहीं है, फिर भी वो किसी को ऑनरशिप दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे थे उस रूल्स के एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी के सारे टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।